मित्रों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी व्याख्या खंड पर, और हमने जो व्याख्या के आयाम हैं, व्याख्या के जो 3 आधार हैं कि जब हम व्याख्या लिखते हैं तो उसमें 3 हमें बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। हमने बताया था कि जैसे संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, इन 3 नदियों से मिल करके संगम बनता है, उसी प्रकार से व्याख्या को भी आप एक संगम समझिए। और इसमें गंगा के रूप में प्रसंग, और यमुना के रूप में अर्थ विस्तार, और सरस्वती को आप टिप्पणी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 3 नदियाँ आपके व्याख्या रूपी संगम में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। तभी आपकी उत्तर पुस्तिका में व्याख्या रूपी जो नदी है या व्याख्या रूपी जो संगम है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, हमने कल ये भी चर्चा की थी कि आज हमने जिस व्याख्या के सैद्धांतिक पहलू को यहाँ पर देखा है, समझा है, कल उसका जो व्यवहारिक पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार हम फिर से आ जाते हैं कि वस्तुतः व्याख्या का मतलब होता क्या है। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि व्याख्या शब्द वी, आ और ख्या, इन 3 पदों से मिलकर के बना है, इन 3 शब्द खंडों से मिलकर के बना है। बी का अभिप्राय होता है विशेष रूप से। ठीक, आ का मतलब होता है संपूर्ण, कोई भी चीज छूटने ना पाए। हमने कल उदाहरण दिया था, जैसे आपाद मस्तक है, पैर से लेकर के मस्तक तक। इस प्रकार से जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं उसका शुरू से लेकर के अंत तक उसमें संपूर्ण तथ्य, संपूर्ण कथन, संपूर्ण भाव उसमें समाहित हो जाएं, वो आपकी होगी। उसके बाद फिर ख्या का अभिप्राय होता है ज्ञान, कथन, और जिसके द्वारा आप अपनी व्याख्या को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो यह व्याख्या के 3 मुख्य भाग हैं। व्याख्या का अर्थ है जो यह बताता है कि वस्तुतः व्याख्या किन किन तथ्यों की मांग करती है। अब उन्हीं तथ्यों में एक है प्रसंग, दूसरा है अर्थ विस्तार, और तीसरा है टिप्पणी। प्रसंग, जैसा कि इसका नाम ही है, प्रकृष्ट रूपेण संग, प्रकृष्ट रूप से साथ साथ जाना। साथ साथ जाने का मतलब है यहाँ पर कि जो पंक्ति दी हुई है उस पंक्ति के साथ में जो ऊपर है और जो नीचे है, जो पहले है, जो बाद में है, उन सब तथ्यों को आपको इसमें जोड़ना है, समाहित करना है। ठीक, उसके पश्चात फिर अर्थ विस्तार है। अर्थ विस्तार में उस पंक्ति का अर्थ विस्तार करना है। अर्थ विस्तार का एक बहुत अच्छा शब्द है पल्लवन। पल्लवन, देखिए पल्लवन जो है वो पल्लव से बना हुआ है। जैसे एक बीज है, बीज जब पल्लवित होता है तो बढ़ते बढ़ते वह वृक्ष का रूप ले लेता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो देखिए क्या है, वट वृक्ष है। वट वृक्ष में स्वयं जो एक छोटा सा बीज है वो बढ़ करके एक बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से माना जाता है कि यहाँ पर पढ़ा हुआ छात्र जो बीज के रूप में यहाँ पर आता है वह पल्लवित होता है, विकसित होता है, और इतना बड़ा बन जाता है कि स्वयं एक संस्था के रूप में स्थापित हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी व्याख्या में भी यह भाव होना चाहिए। उसमें जो जितने भी बिंदु समाहित हैं उन सब बिंदुओं को आपको इतना विस्तारित कर देना है, इतना बड़ा कर देना है कि वह जैसे छोटा सा बीज वृक्ष के रूप में हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी एक पंक्ति की व्याख्या एक बृहद रूप ले ले, बृहद आकार ले ले। और जिस प्रकार से यह ध्यान रखिए कि जिस चीज का बीज होता है वृक्ष उसी का बनता है। अर्थात अगर वहां पर आम का बीजारोपण किया गया है तो आम का ही पौधा आएगा। तो आपको व्याख्या के संदर्भ में भी यह ध्यान देना है कि वृक्ष बनाते समय कहीं ऐसा ना हो कि आप बीज आम का बो रहे हैं और वहां पर आपकी व्याख्या जो है बरगद हो जाए, व्याख्या नीम हो, पीपल हो जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्याख्या हो वह पंक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए, वह संदर्भ के अनुसार ही होनी चाहिए। जो गद्यांश या पद्यांश है उसी के अनुरूप होनी चाहिए, उससे भटकी हुई होनी नहीं चाहिए, उससे इधर नहीं होनी चाहिए, उधर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वही हास्यास्पद स्थिति होगी कि आपको कहा गया आम का बीज लगाइए और आपने आम का बीज लगाया और उसे आप पौधा निकाल रहे हैं नीम का या पीपल का। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग अनावश्यक विस्तार कर देते हैं या ऐसे तथ्यों को डाल देते हैं जो कि प्रसंग के अनुरूप नहीं है। इसीलिए जो प्रसंग है वो व्याख्या का एक अनिवार्य भाग है। उसके पश्चात फिर टिप्पणी यह बताती है कि हम जो व्याख्या कर रहे हैं उस व्याख्या से संबंधित, उस पंक्ति से संबंधित
क्या अन्य तथ्य, क्या अन्य कथन और कहीं हैं? टिप्पणी वस्तुतः आपके व्यक्तित्व के बृहद स्वरूप का आईना होती है, आपके बृहद व्यक्तित्व का दर्पण होती है, जो यह बताती है कि आप केवल इस छोटे से गद्यांश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपका जो अध्ययन है वह बहुत व्यापक है, विशद है, और विशद ही नहीं बल्कि अपने उस ज्ञान का आप सही रूप में सही जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी भी परीक्षा हो जाती है कि आपने अपने अध्ययन जीवन में जो कुछ सीखा है, जब आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदस्थापित होते हैं तो उस ज्ञान का अवसर आने पर आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह पंक्ति एक अवसर है। इसके पूर्व आपने कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक या रिसर्च तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको कहाँ पर और किस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, सुनियोजित कर सकते हैं, निवेशित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस रूप में यह टिप्पणी एक तरह से आपके प्रत्युत्पन्न मति का, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचायक होती है, जिसके माध्यम से परीक्षक के मस्तिष्क में यह भाव आ जाता है कि आपने जो ज्ञान सीखा है वह केवल गधे की तरह धारण किया हुआ नहीं है, कि जिस प्रकार से गधे में कोई बोझा लाद दिया जाता है, चाहे उसमें रुई लाद दीजिए या सोना लाद दीजिए, उसको केवल ढोने से मतलब है, उसको सोने को हार बनाना है या रुई को गद्दे में लगाना है या वस्त्र बनाना है, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारे ज्ञान की भूमिका होती है वह वस्तुतः ढोने वाली की नहीं होती है, सिर में लेकर के चलने वाली की नहीं होती है, बल्कि सिर में रखे हुए ज्ञान को आवश्यकता अनुरूप कहाँ पर किस रूप में कहाँ प्रयोग करना है इसकी होती है। और यह न केवल व्याख्या में बल्कि निबंध में और आगे जब आप मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो कहाँ पर यह आपके साक्षात्कार में भी प्रयोग में इसका परीक्षण किया जाता है। अब समझिए कि जो आपका सिलेबस कर दिया गया है, CSET सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट एक पोर्शन होता है, जीएस के अलावा जो प्रारंभिक परीक्षा में दूसरा भाग होता है वह CSET का होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें जो एप्टीट्यूड है या एप्टीट्यूड इसी चीज की परीक्षा है कि वास्तव में आप में वह सिविल सर्विसेज की दक्षता है कि किस प्रकार से अपने ज्ञान का प्रसंगानुरूप प्रयोग कर सकते हैं एक सिविल सेवक के रूप में, या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी जो स्थिति होगी वह सही नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे अभी कुछ कलेक्टर किसी को झापड़ मारते हुए पाए जा रहे हैं या वहाँ पर किसी विवाह समारोह में पहुंच जाते हैं, दूल्हे को झापड़ मार देते हैं, पंडित को झापड़ मार देते हैं और इस प्रकार से। तो यह क्या है? यह वस्तुतः कलेक्टर ही नहीं बल्कि उनके अंदर जो भौंकने वाली प्रवृत्ति है, मारने वाली प्रवृत्ति है, पीटने वाली प्रवृत्ति है, जो पशु प्रवृत्ति है वह अभी भी बनी हुई है। और इस रूप में जो CSET है, CSET को उन्होंने आत्मसात नहीं किया है। भले उन्होंने ज्ञान के द्वारा उसको पढ़ करके परीक्षा में सफल हो गए हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में वह जो हिंसक भाव है वही हिंसक भाव बना हुआ है। तो हमें इस हिंसक भाव से मुक्त होना होगा। और यहाँ पर ठीक वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जो टिप्पणी है, टिप्पणी के माध्यम से कि जो हमारा ज्ञान है हम अपने ज्ञान का प्रयोग उचित अवसर पर सही जगह पर कर सकते हैं। ठीक है। अब इस सैद्धांतिक पहलू के पश्चात जैसे कल हमने चर्चा की थी कि वस्तुतः आज जो व्यवहारिक पहलू है हम उसको बताएंगे किस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। तो हमारे पास PCS मुख्य परीक्षा का 2019 का प्रश्न पत्र है और जिसमें यह है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहले ही बता दिया कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ने का अभिप्राय यह है कि जो चीज़ पूछी जा रही है आपको उसी का उत्तर देना है, उसे भटकना नहीं है। तो क्योंकि हमको व्याख्या करनी है तो पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें व्याख्या में है कि जीवन, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। इस पंक्ति की हमको व्याख्या करनी है। लेकिन हमने जैसे कि बताया प्रसंग, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, इस पंक्ति की व्याख्या करने के संदर्भ में हमको बताना पड़ेगा कि यह पंक्ति वस्तुतः किससे संबंधित है। क्या है? जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। तो हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में, व्याख्या पंक्ति का मतलब व्याख्या किए जाने वाली पंक्ति में, व्याख्या की जाने वाली पंक्ति में
जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की महत्ता का वर्णन किया गया है। यह प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की महत्ता को प्रतिबिंबित करती है, कला की महत्ता से संबंधित है। ठीक है, अब हमने जैसा कि पहले ही आपसे कहा कि जो पंक्ति होती है वह पंक्ति केवल अपने आप से संबंधित नहीं होती है, बल्कि उसके आगे और उसके पीछे के भाग भी उसमें जुड़े होते हैं। जैसे कि जो हमारा आज का व्यक्तित्व है यह एकाएक एक दिन में प्रकट नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे और इसके बाद का भाव भी होता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में महात्मा बुद्ध का एक बहुत अच्छा संदेश है। वह संदेश यह है कि जिस प्रकार से दीपक की लौ निरंतरता का बोध कराती है, अर्थात आप देखें कि उसमें तेल के छोटे छोटे बिंदु बढ़ते हुए आगे आकर के दीपक के रूप में प्रज्वलित होते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु कैसे अलग अलग है, बल्कि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। या नदी की धारा में गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, तो जो गंगोत्री का जल है और जो गंगा सागर का जल है इतनी तारतम्यता रहती है कि हर जगह गंगा ही दिखती है। यद्यपि यह जो जल बिंदु हैं वह अलग अलग हैं, बल्कि एक पाश्चात्य दार्शनिक है हेराक्लाइटस ने कहा था कि हम एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, इतना परिवर्तनशीलता है। 2 बार स्नान कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे हमने डुबकी लगाई उस समय जो जल था वह चला गया, अब जब हमने दूसरी डुबकी लगाई तो उसमें दूसरा जल आ गया। लेकिन इस प्रकार की इतनी निरंतरता रहती है, इतना निर्बाध रूप से एक दूसरे से जल बिंदु जुड़े रहते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि वस्तुतः एक जल बिंदु निकल गया, दूसरा जल बिंदु है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी व्याख्या की पंक्ति है वह व्याख्या की पंक्ति अपनी पहले वाली पंक्ति से और अपनी बाद वाली पंक्ति से जुड़ी रहती है। इस निरंतरता को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम व्याख्या कर रहे हैं तो पहले का भाव भी आना चाहिए और बाद का निर्देश भी उसमें आना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, देखिए कितना जरूरी है। अगर हम केवल इस पंक्ति की व्याख्या करने लगेंगे और ऊपर और नीचे के जो भाव हैं उनको नहीं लेंगे तो हमारी व्याख्या अधूरी हो जाएगी। देखिए इसमें लिखा है कि जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में प्रवेश आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। यह व्याख्या है जिसको आपको व्याख्या करनी है। जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले उन्होंने क्या कहा कि कला की अनिवार्य आवश्यकता किस रूप में है? पहले बताया कि जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में प्रवेश आवश्यक है। मतलब जो भूमिका क्या निभाते हैं साहित्य, धर्म और विज्ञान लोक जीवन में, जो भूमिका व्यक्तित्व के विकास में, समाज के विकास में, समाज की स्थिति में, समाज की गति में, समाज की प्रगति में क्या क्या निभाते हैं? साहित्य निभाता है, धर्म निभाता है, विज्ञान निभाता है, वही भूमिका कला भी निभाती है। यह इस पंक्ति से संबंधित है। तो आपको जब अपनी व्याख्या के शुरू पहले इस पंक्ति की सपोज करें किसी पंक्ति की आपको व्याख्या करनी है तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में स्पष्ट कर देंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति जीवन के संस्कार के निर्माण में कला की महत्ता से संबंधित है, कला की उपयोगिता से संबंधित है, कला के प्रभाव से संबंधित है। जो भी आप कोई भी शब्द डालना चाहें डाल दें, लेकिन उसका जो केंद्रीय भाव है, केंद्रीय भाव उसका कला का महत्व ही है, कला की उपयोगिता ही है। ठीक है, तो हमने प्रसंग डाल दिया। अब उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वह क्या है? अर्थ विस्तार है। अर्थ विस्तार क्या बताता है? अर्थ विस्तार बताता है कि अब हमको इसकी पूरी व्याख्या करनी है। देखिए अब इसको हमको ठीक से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की आवश्यकता है। इसमें एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा कि एक बीज अपने आप में वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति ये क्या है? बीज हैं, कला की अनिवार्य आवश्यकता है। तो जीवन के संस्कार, आप बताइए कि जो हम आज आपके सामने खड़े हैं यह वस्तुतः किसका इनमें किसका योगदान है? इनमें सबसे बड़ा योगदान संस्कारों का है। आप देखें कि जो संस्कृति बनी है, संस्कृति, अब कैसे इसका निर्माण हुआ है? संस्कृति,
और उसके बाद फिर क्या है, कृति है। ठीक है, सम का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, भली भांति। जब हम किसी कृति को, किसी रचना को, कृति का अभिप्राय क्या हुआ, रचना, जब किसी रचना को भली भांति व्यवस्थित कर देते हैं तभी वह क्या हो जाती है, संस्कृति हो जाती है। हम जब आए या हमारे वास्तविक स्वरूप को देखना है तो किसको देखेंगे, आदि मानव को देखिए। आदि मानव की जो अवस्था थी और आज जो हमारे विकास की अवस्था है, इसमें किसका योगदान है, इसमें संस्कार का योगदान है। एक कहा जाता है, संस्कृत में बहुत अच्छी सूक्ति है कि संस्कारात् द्विजुच्यते, सभी जो है, जो द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। ठीक है, इसलिए कभी कभी अंडे को भी द्विज कहा जाता है, या पक्षी को भी एक बार अंडे के रूप में उसका जन्म होता है, दूसरी बार पक्षी के रूप में जन्म होता है। तो इसी प्रकार से हर मनुष्य जो है वह द्विज है, 2 बार जन्म लेता है। एक बार उसका जो जन्म होता है वह वस्तुतः किसके रूप में होता है, बिल्कुल पशु के रूप में होता है। क्या भर्तृहरि ने बहुत अच्छा कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषा ज्ञानेन हीना तु पशुभिर समाना। ठीक है, क्या आहार, भोजन हम भी करते हैं, भोजन पशु भी करते हैं, निद्रा सोना, भय हमें भी डर लगता है, उनको भी डर, पशुओं को भी डर लगता है, भय मैथुनम, मैथुन की प्रक्रिया जो जीवन के सृष्टि की प्रक्रिया है, जीवन की रचना की प्रक्रिया है। पशु भी अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, मनुष्य भी अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, उनमें भी काम भावना होती है, मनुष्य में भी काम भावना होती है। भय मैथुनम चा सामान्य में तत्, यह सामान्य है, पशुभिर नराणाम, पशु में भी और मनुष्य में भी। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषा ज्ञानेन हीना तु पशुभिर समाना, उनमें केवल ज्ञान है, ज्ञान ही वह तत्व है जो मनुष्य को पशु से पृथक करता है। और यह ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, जीवन के संस्कारों से मिलता है। आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता में देखें तो यहाँ पर पूरी संस्कारों की एक लंबी परंपरा है, जन्म से, बल्कि जैसे ही हम गर्भ में आते हैं तो क्या होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, फिर उसके बाद उन संस्कारों से आगे बढ़ते हैं, विद्यारंभ संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। इस प्रकार से आगे जाते जाते अंत में जो हमारा परलोक गमन का है, मृत्यु का है, वह भी एक संस्कार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी संस्कारों की एक परंपरा है जो यह बताती है कि जन्म से लेकर के मरण तक हमारी सीखने की प्रक्रिया, अपने आप को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चलती रहती है। और समाज की स्थिति के लिए जो यह समाज है, समाज बना हुआ है, स्थिति के लिए का मतलब क्या है कि समाज है, वर्तमान में है। क्या कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि समाज नष्ट हो जाए? बिल्कुल समाज नष्ट हो सकता है। समाज वस्तुतः किससे बनता है? समाज जो बनता है वह नैतिकता से, मूल्य से, संबंध से। आप देखिए, अगर आपने कभी पढ़ा होगा समाजशास्त्र या नहीं भी पढ़ा होगा तो ऐसे भी अरस्तु का जो प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। यह माइकल पेज की समाजशास्त्र के संदर्भ में परिभाषा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब जो हमारा समाज बना हुआ है यह संबंधों से बना हुआ है। हम यहाँ पर आपके सामने हैं तो एक अध्यापक के रूप में, आप एक विद्यार्थी के रूप में, या आप एक यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में, आप मार्गदर्शन लेने वाले के रूप में, यह 2 संबंध हो गया। इसी प्रकार से हमारा जो अस्तित्व है हमारे माँ बाप के कारण है तो माता और पिता का संबंध हो गया, मित्र का संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। फिर आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहेंगे तो जो आपका पूरा का पूरा ऑफिस है वह भी किससे बना हुआ है, वह भी संबंधों से बना हुआ है। वहाँ पर उच्च अधिकारी होंगे, आपके उच्चस्थ होंगे, अधीनस्थ होंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा वहाँ पर भी क्या है, संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर जो प्रधान तक है, अभी पंचायत इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक राजनीतिक संबंधों का जाल है। मतलब यह है कि जो समाज की स्थिति है वह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि पूरा का पूरा समाज संबंधों से बना हुआ है। और अगर यह संबंध नहीं रहेंगे तो समाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी, समाज की स्थिति भी नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। आप देखें जहाँ पर सामाजिक संबंधों का निर्वहन सही रूप में नहीं किया जाता है, जो रोल प्लेइंग है, जो भूमिका निर्वहन है वह सही ढंग से नहीं किया जाता, तो वो समाज क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो इसके लिए फिर ये बता रहे हैं
कि कला की अनिवार्य आवश्यकता है। कला की अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब क्या हुआ? अनिवार्य। एक होता है निवार्य, जिसको दूर किया जा सकता है, जिससे हटाया जा सकता है। अनिवार्य मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता है। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि पहला और दूसरा प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब अगर आपको पास होना है तो इन प्रश्नों को करना ही पड़ेगा, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप चाहें कि आपका समाज बना रहे, आपकी संस्कृति बनी रहे और आप कला को छोड़ दें तो ये संभव नहीं है। कला समाज और संस्कृति के लिए अनिवार्य है। बिना कला के समाज का और संस्कृति का जीवन चल ही नहीं सकता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप देखें कि कला की भूमिका होती है, कला का महत्व होता है। ढेर सारी कलाएं हैं, चित्रकला है, गायन कला है, संगीत कला है। आप सोचिए कि जब जन्म होता है तो गीत गाया जाता है, जन्म का गीत गाया जाता है, यहाँ पर उसको सोहर कहते हैं। और उसके बाद जब मरते हैं तो आप सोचिए वहाँ पर भी संगीत रहता है, ले जाते हैं तो हिंदू संस्कृति में क्या बोला जाता है? राम राम सत्य है। उस अवस्था में भी जब हम इस संसार को छोड़ के जा रहे होते हैं, बल्कि छोड़ दिए होते हैं, उस समय भी कला अपना रूप दिखाती है। एक किसी उपन्यास या किसी उसमें कभी है कि बहुत अच्छा है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल समाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जब हम उसमें आते हैं तो हमको जन्म लेते हैं तो झूले में बैठाया जाता है, झूले में झुलाया जाता है, और वह झूला कब मृत्यु की सैया बन जाता है पता नहीं चलता। लेकिन उस मृत्यु की सैया में भी एक कला होती है। बताया जाता है कि नहीं, इसको इस तरह से बांधो, यहाँ पर इधर पैर होना चाहिए, इधर सिर होना चाहिए, यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, यहाँ पर फूल होना चाहिए, इधर अगरबत्ती होनी चाहिए। ये क्या है? या उस परम विषाद की दशा में भी जो कला है वह अपना रूप दिखाती है, अपना सौंदर्य दिखाती है। वस्तुतः इसमें जैसे कि हम इसकी व्याख्या में लिखेंगे कि जो योगदान किसका होता है? साहित्य का होता है, धर्म का होता है और विज्ञान का होता है। आज आप हमारी लाइव क्लास ले रहे हैं, आज हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये किसका योगदान है? विज्ञान का योगदान है कि हम आपसे दूर होते हुए भी आपके पास हैं। ठीक इसी प्रकार से कला भी है। यह एक कौन सी कला है? आप जानते हैं, वाक कला, बोलने की कला। वाक कला के कारण ही आप कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करिए कि उनकी संभाषण कला ऐसी थी कि छोटे से गांव से निकले और जाकर के जो भारत का चरम पद है वहां पर पहुंचे। कलाम साहब हैं, विज्ञान की वैज्ञानिक कला उनके अंदर थी, और उसके बाद राष्ट्र को एक साथ लेकर चलने की कला थी। लाल बहादुर शास्त्री, तो सब में किसी न किसी रूप में वह कला पाई जाती है। और इस रूप में न केवल व्यक्तित्व के लिए बल्कि समाज की स्थिति के लिए भी कला की अनिवार्य आवश्यकता है। और अगर कला नहीं रहेगी तो फिर ना तो व्यक्तित्व रह सकता है, ना समाज रह सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले उसमें टिप्पणी में कि अब इससे मिलती जुलती चीज अगर आपको कहीं मिलती है तो आप जानते हैं कि ढेर सारे साहित्य के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में ढेर सारे श्लोक, ढेर सारी कविताएं आप हैं। अभी हमने भर्तृहरि को उद्धृत किया था तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर अरस्तु को उद्धृत कर सकते हैं कि मनुष्य क्या है, मैन इज सोशल एनिमल। या आप बाल गंगाधर तिलक को उद्धृत कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर हमारे सामने दो विकल्प हों, एक विकल्प यह हो कि हमको नरक दिया जाए और साथ में साहित्य दिया जाए, और दूसरा विकल्प यह हो कि हमें साम्राज्य दे दिया जाए, तो हम दूसरे विकल्प को चुनेंगे, नरक को और साथ में साहित्य को। क्योंकि साहित्य में वह शक्ति होती है कि वह नरक को भी स्वर्ग में रूपांतरित कर सकता है। तो प्रेमचंद का है कि जो है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो इस प्रकार से साहित्य की भूमिका है। ठीक इसी प्रकार से कला की भूमिका के संदर्भ में भर्तृहरि ने कहा है, उन्होंने इकट्ठा जो इस पंक्ति में लिखा है कि साहित्य धर्म विज्ञान, तो भर्तृहरि ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है। उसमें पूरा मर्म है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना।
अर्थात अगर आप में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, साहित्य संगीत कला विहीना, कला से अगर कोई व्यक्ति रहित है तो क्या है? साक्षात पशु। वह सीधे सीधे साक्षात पशु, पुक्ष विषाणहीना। बस उसमें पशु और उसमें अंतर क्या है कि पशु में पूंछ होती है और सींग होता है, और साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति में केवल अंतर कितना है? पूंछ और सींग का। अगर उसमें पूंछ और सींग रख देंगे तो सीधे सीधे बिल्कुल हूबहू पशु हो जाएगा। तो इस रूप में यह जो कला की महत्ता है, यह कला की महत्ता है। यहाँ पर आपको अगर और विस्तार से इसको सुनना है, समझना है, साहित्य और संगीत, साहित्य और समाज पर निबंध भी आता है, साहित्य और समाज के नैतिक मूल्य पर इसी 2019 में 20 में, इसके पहले भी कई हमेशा साहित्य और समाज से संबंधित आते हैं। तो आप, हमारा प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में हमने बहुत ही विस्तार से साहित्य और समाज, साहित्य और नैतिक मूल्य, इन पर टिप्पणी की है, इन पर व्याख्यान दिए हैं। आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। निश्चित रूप से न केवल वह आपकी परीक्षाओं के लिए बल्कि जीवन की विधाओं के लिए भी उपयोगी होगा। जब आप प्रशासक के रूप में चयनित हो जाएंगे, कहीं चीफ गेस्ट के रूप में भाषण देने जाएंगे, तो वहाँ पर भी उन पंक्तियों को, उन उद्धरणों को रख सकते हैं, या हमारी तरह आप अगर अपने अनुजों को मार्गदर्शन देना होगा तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो पहली पंक्ति, इसकी व्याख्या पूरी हुई कि जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। कला की किस रूप में आवश्यकता है? हमने बताया कि वस्तुतः जीवन को संस्कार देने के लिए, संस्कार देने का अभिप्राय है कि जीवन को शिक्षित करने के लिए। आप देखिए, बहुत दूर न जा करके हम मूर्ति कला पर आते हैं। ठीक है, किस प्रकार से कला संस्कारित करती है, जीवन को संस्कार देती है। मूर्ति कला, मूर्ति कला में अभी जो आपके सबसे नज़दीकी उदाहरण है वह है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उस निर्णय के तहत भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो जो भगवान राम की मंदिर की मूर्ति है, उसमें एक प्रतिमा है, मनुष्य की प्रतिमा है, लेकिन वह प्रतिमा ईश्वर के रूप को धारण करती है। ईश्वर के रूप को क्यों धारण करती है? ऐसा क्या है उसमें? तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम। किस प्रकार से हमें जीवन का संस्कार मिलता है कि अगर बालक हो, पुत्र हो तो कैसे हो? राम की तरह हो। पति हो तो राम की तरह हो, राजा हो तो राम की तरह हो। तुलसीदास कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका। मतलब आज भी अगर सबसे अच्छे राज्य की बात देखी जाती है तो किसकी देखी जाती है? राम राज्य की। तो इस रूप में जो त्याग कि एक क्षण में राज सिंहासन में बैठने जा रहे थे और दूसरे क्षण में कहा गया कि वनगमन, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ राज सिंहासन था और दूसरी तरफ वन है, तो हमें दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मनोमालिन्य नहीं है, कहीं कोई क्लेश नहीं है, कहीं कोई मानसिक संताप नहीं है। तो यह जो मूर्ति है, यह मूर्ति वस्तुतः केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, केवल एक व्यक्ति की मूर्ति नहीं है, अपितु अपने आप में संस्कारों की मूर्ति है। एक आदर्श पुत्र की मूर्ति है, आदर्श पति की मूर्ति है, आदर्श राजा की मूर्ति है, आदर्श भाई की मूर्ति। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जा रहा है। एक तरफ राम है जो सिंहासन लेना नहीं चाहते, दूसरी तरफ भरत है कि राम की पादुका को सिंहासन पर रखना चाहते हैं। यह क्या है? यह बताता है कि वस्तुतः ये संस्कार मिलते हैं कि किसका संस्कार है? त्याग का संस्कार है। यहाँ अभी हमने उदाहरण दिया, कोई एक कलेक्टर बन जाता है और राह चलते व्यक्ति को, जो नाम आपका है लोक सेवक, और आप थप्पड़ मारने लगते हो। एक तरफ भगवान राम है कि वो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। अच्छा प्रशासक क्या हो सकता है? तो ये सारे के सारे संस्कार कहाँ से मिलते हैं? यह सारे के सारे संस्कार हमें इन मूर्तियों से मिलते हैं। हनुमान है, जो हनुमान की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति क्या है? हनुमान की मूर्ति केवल एक आराध्य की मूर्ति नहीं है, वह संस्कारों की भी मूर्ति है कि एक अच्छा सेवक कैसे हो सकता है कि वह अपना सर्वस्व अपने प्रभु के लिए समर्पित कर देता है। हमारे अंदर कितना संयम हो सकता है, कितना ओज हो सकता है, कितनी गति हो सकती है। हमारे अंदर आलस्य आता है, लेकिन हनुमान के बारे में क्या है? मनोजवम मारुतुल्य वेग्यम। मतलब उनका जो वेग है, उनकी जो गति है, वह हवा से भी आगे है, हवा से भी तेज है। तो इस प्रकार से यह सारी की सारी जो मूर्तियां हैं, जो मूर्ति कला है, यह मूर्ति कला वस्तुतः संस्कारित करती है,
आप यहाँ तक कि आप खजुराहो के मंदिर में काम कला से संबंधित मूर्तियां हैं, आप वहां पर भी चले जाएं तो जो जीवन के हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों का संस्कार देती है धर्म अर्थ काम। और उसके बाद आप देखें खजुराहो के मंदिर में जाएं तो काम विषयक मूर्तियां, उसके बाद अंत में भगवान शंकर की मूर्ति है जो यह बताती है कि जो आपकी काम विषयक भावनाएं हैं आप उनसे तृप्त हो जाएं, आप उनको देख लें समझ लें, उसके बाद सीधे जो मोक्ष की स्थिति है आध्यात्म की स्थिति है वह स्थिति आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से सारे के सारे संस्कार हमें कला के द्वारा प्राप्त होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो समाज है वह स्थिति बनी हुई है। आज भी हम अपने बेटे का नाम या जो छोटे से बच्चे को देखते हैं कहते हैं कान्हा है, उसका नाम कंस क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कान्हा में वो सारी की सारी बाल लीलाएं हैं, वह सारा का सारा जो बाल सौंदर्य है वह बना हुआ है। और यही जो कान्हा का भाव है, राम का भाव है, सीता का भाव है, यह समाज को बनाए हुए है, समाज की स्थिति को है। नहीं तो समाज क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। यह जो है कला का समाज के लिए, संस्कार के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए योगदान है। आशा है कि यह जो पंक्ति है आपको समझ में आ गई होगी और यह भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जब व्याख्या करते हैं तो किन किन तथ्यों को, किन किन आयामों को रखते हैं। अब उसके बाद फिर अगली पंक्ति है कि वस्तुतः कला जीवन के सूक्ष्म जिनकी हमको व्याख्या करनी है। दूसरी पंक्ति की व्याख्या है कि कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का वितान है, जिसके आश्रय में समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को तृप्त करता हुआ उच्च मन की शांति और समन्वय का अनुभव करता है। अब क्या है, कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का वितान है। इसको देखिए, अब इसकी हमकी व्याख्या करनी। कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का, जीवन में जो हमारा जीवन है भारतीय संस्कृति ने बहुत अच्छे मूल्य दिए हैं। एक मूल्य है सत्यम शिवम और सुंदरम का मूल्य। हमारा जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, यह क्या है, यह सत्य है, ट्रुथ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जो समाज है, मनुष्य है, विविध रूपों में जन्म होता है, जन्म के साथ क्या है, मरण भी होता है, यह भी क्या है, एक सत्य है। लेकिन इस सत्य को हमने सुंदरम बनाने की कोशिश की है। शिवम, शिवम का अभिप्राय क्या है, कल्याणप्रद बनाने की कोशिश की है। और यह जो कोशिश है, इस कोशिश को सर्वोत्तम रूप में कौन प्रस्तुत करता है, सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करती है कला। अभी हमने पिछली पंक्ति के उदाहरण दिया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरा कला का विस्तार, कला का सौंदर्य आपको देखने को मिलता है। आप प्राचीन काल में देखिए, सबसे पहले जब मनुष्य का उद्भव हुआ, आदि मानव की अवस्था है, आप सोचिए कि वो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो उसके पास कूची थी, ना तो उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र थे और ना इतने ढेर सारे संसाधन थे। वह केवल जीता जीता और किसी प्रकार से जीता था। लेकिन वहाँ पर भी उसके अंदर जो कला की भावना थी वह थी। आप देखें कि जो भीमबेटका और कहाँ कहाँ जो गुफाएं हैं उनमें भी उसने चित्र उकेरे हैं। किसके चित्र उकेरे हैं? वह कभी पशुओं का शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी पत्थर उठा करके मार रहा है। इस प्रकार से ढेर सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, वहाँ पर मूर्ति कला अपने बहुत ही उदात्त रूप में, चरम रूप में दिखाई पड़ती है। एक स्त्री की मूर्ति है, अब उस स्त्री की मूर्ति से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, तो किसका प्रतीक है? धरती का। ये क्या है? सामान्य रूप से हम इन चीज़ों को देखते हैं, क्या देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं कि धरती से पौधा निकलता है। आज हम धरती को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो जिस प्रकार से माता से बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार से धरती माता है, इससे इसकी योनि से वह पौधा निकल रहा है, वृक्ष निकल रहा है। यह क्या है? जीवन का जो सूक्ष्मतम, इससे सूक्ष्म तत्व कुछ हो सकता है कि जहां से हमारा उद्भव हुआ उसको हम बहुत ही विराट रूप में देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माता भूमि, धरती हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। आप देखें कि ऋग्वेद की जो गायन कला थी, सामवेद, उसको विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है, यूनेस्को ने शामिल किया है। यह क्या बताता है? यह उस जीवन के जो सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे ऋषियों ने एक बृहद आयाम दिया, एक बड़ा आयाम दिया, उसको सम्मिलित करता है। वस्तुतः कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का, सुंदर जो सबसे सुंदर पट है उसका विधान है, जिसके आश्रय में समग्र लोग अपनी उत्सवानुगामी,
जिसके सहारे, अभी हमने गायन कला की बात की थी कि जिसके सहारे हमारा पूरा का पूरा उत्सव उसी पे है। अभी हमने चर्चा की थी कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो यहाँ पर क्या, जन्म से लेकर के जैसे हमारा जन्म होता है, हम उधर रो रहे होते हैं, इधर पूरा समाज गायन कला के द्वारा गीत गा रहा होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, विद्यारंभ संस्कार होता है, कर्ण छेदन संस्कार होता है, ठीक है, आगे जाते हैं, विवाह संस्कार होता है, विवाह के गीत हैं, विवाह के नृत्य हैं। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, यह सारे के सारे तथ्य कला के रूप में मुखरित होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, आते रहते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण जीवन को, और फिर क्या इनका अभिप्राय क्या होता है, मन की शांति को, जो मन की शांति है, वह मन की शांति वस्तुतः जो परम शांति होती है, यह शांति कहाँ से आती है, यह शांति कला से आती है। आज विज्ञान ने भी इस चीज को सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों के पास भी अगर आप संगीत को लेकर के जाएं तो वह भी वो उसको शांत मन से सुनते हैं। अगर वहां पर संगीत का वादन होता है तो वो जो पौधे हैं वह आगे और तेजी से बढ़ते हैं। अभी कोरोना काल में आप देखें, ढेर सारे ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया में दिख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग थे। दो उदाहरण, एक है जिसने कला का सहारा बिल्कुल नहीं लिया, वह अवसादग्रस्त हो गया, हृदयाघात हो गया, हृदय फट गया, हार्ट अटैक आ गया और उनका प्राणांत हो गया। और दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल मस्त है और संगीत के द्वारा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, और उस स्थिति में जिसका ऑक्सीजन का लेवल है, वह ऑक्सीजन का लेवल उसका बढ़ रहा है घटने की बजाय, और वह महामारी को मात दे देता है। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। ये क्या है, यह जो उद्घोष है, यह उद्घोष कला का उद्घोष है, और यह मन की शांति के लिए परम आवश्यक है। और इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय साहित्य के मर्मज्ञ हैं, और साहित्य को, संगीत को, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्रह्मानंद सहोदर बोलते हैं। जिस प्रकार से हमें ब्रह्म की प्राप्ति में जो आनंद होता है, उसका सहोदर मतलब उसी का भाई, उसी के साथ में निकला हुआ, उसी के साथ में निकली हुई क्या है, कला है, संगीत है, साहित्य है। ये सब परम शांति की, जिस प्रकार से हमें मोक्ष की अवस्था में परम शांति मिलती है, उसी प्रकार से जब हम अपनी सर्जना में लग जाते हैं, साहित्य साधना में लग जाते हैं, कला की साधना में लग जाते हैं, कला में डूब जाते हैं, तो वस्तुतः परम शांति का अनुभव होता है। और उस समय जो सांसारिक त्रास हैं, जो सांसारिक विषाद की स्थितियां हैं, वो सारी की सारी स्थितियां दूर हो जाती हैं, नेपथ्य में चली जाती हैं, और हम शांति का अनुभव करते हैं। तमाम मनोवैज्ञानिक जो काउंसलर हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि वस्तुतः अगर आपको मनोव्याधियों से, अभी पिछली बार पीसीएस में मुख्य परीक्षा में पूछा गया था 4th पेपर में कि बढ़ती हुई आत्महत्या की दर में जो गीता का निष्काम कर्म योग है कितना उपयोगी है, तो वस्तुतः जो मनोव्याधि, आत्महत्या की दर बढ़ रही है, उसके पीछे यही है कि हम साहित्य को, कला को, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को भूल चुके हैं। और जैसे ही हम इनमें डूबते हैं, वैसे ही जो हमारी मनोव्याधि है वह दूर होती चली जाती है। हम जितना ही कला के प्रति समर्पित होंगे, उतना ही हमारे जीवन में शिवम होगा, सुंदरम होगा, और उससे हम दूर होते चले जाएंगे। तो केवल हम क्या बन जाएंगे, यंत्र बन जाएंगे, यंत्रणा से ग्रस्त हो जाएंगे। केवल शरीर में मशीन रहेगी, या मशीन नहीं बल्कि क्या होगा, हमारा शरीर रहेगा मनुष्य का, लेकिन उसके अंदर प्रेत रहेगा मशीन का, और वो प्रेत हमको घुमाता रहता है, नष्ट करता रहता है, तथा विनष्ट कर देता है। कला से दूर होते ही हम अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से दूर हो जाते हैं, और हमारा जीवन मनुष्य का रहता है, लेकिन हम यंत्र बन जाते हैं और यंत्रणा पूर्ण स्थिति में जीने लगते हैं। यह कला का जीवन के लिए महत्व है। और जो कि हमेशा ये फिर क्या करता है, उच्च मन की शांति और समन्वय का अनुभव कर सकता है, जिसमें समन्वय का अनुभव, जयशंकर अब यहाँ पर जो दूसरा भाव है कि समन्वय किस प्रकार से हम समन्वित कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो निरुपाय। हमारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन वह क्या है, शक्ति जैसे विद्युत कण, जैसे बिजली होती है, कितनी तीव्र शक्ति उसमें होती है, लेकिन वह बिजली इधर उधर फैली हुई है। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो हो निरुपाय, कोई उपाय नहीं है, कहाँ है, क्या है। समन्वय उनका करे समस्त, हमें उनको क्या करना है, समन्वय करना है। तो उसको समन्वय का सेतु क्या है, कला है। समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए।
और इस रूप में मानवता विजय नहीं हो जाती। जैसे संगीत है, हम भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन जो संगीत है, संगीत कभी नहीं लड़ती, कला कभी नहीं। खेल होता है, आप देखिए किस प्रकार से सभी एक खेल का महाकुंभ इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग वहाँ पर सारी चीज़ें भूल जाती। तो कला में वह शक्ति है कि वह सारी शक्ति, सारे विखंडन को नष्ट कर सकती है। तो इस रूप में यह कला का योगदान है। फिर अगली पंक्ति देखिए कि स्थूल के ऊपर जो मानस और आध्यात्म जगत है उसको चरित्र और ज्ञान के द्वारा हम आकर्षक और सौंदर्य युक्त बनाते हैं। स्थूल के ऊपर जो मानस और आध्यात्म जगत, एक हमारा स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, और क्या हम इसी पर तृप्त हो सकते हैं? नहीं, इस पर तृप्त हम नहीं हो सकते हैं। आप देखिए कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। जब पशु चलता है, क्या प्रकृति की अनुपम रचना है मनुष्य। जब पशु चल रहे होते हैं तो उनका जो पैर होता है, उनका जो हाथ होता है और उनका जो सिर होता है वो कहाँ होता है? नीचे होता है। झुक के चलते हैं, हमेशा नीचे देखते हैं, खाएंगे, चारा चरेंगे, गोबर करेंगे, फुर्सत उनका जीवन समाप्त। लेकिन जब मनुष्य चलता है तो वह सिर की ओर भी वो नीचे भी देख सकता है, लेकिन नीचे देखने के साथ साथ वह ऊपर देखता है। और यह जो ऊपर उसका देखना है, यह संकेत करता है कि इस स्थूल जगत से, गाड़ी बंगला कार से भी ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है, एक अध्यात्म का जगत है। और यह अध्यात्म का जगत जब हमारे अंदर जगता है तो फिर जितने भी प्रकार के स्थूल चीज़ें हैं, विघटनकारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तिरोहित हो जाती हैं, उनका महत्व समाप्त हो जाता है और हम एक बहुत ही उदात्त भाव में, उत्कट रूप में स्वयं को स्थापित कर देते हैं। और यह स्थापना किसके द्वारा आती है? कला के द्वारा आती है। जो ऊपर मानस और अध्यात्म का जगत है, वह जो जगत है उसको चरित्र और ज्ञान के द्वारा हम आकर्षक और सौंदर्य युक्त बनाते हैं। यह कहाँ से आती है? किसके द्वारा हम बनाते हैं? चरित्र के द्वारा। हमने अभी चर्चा की थी कि वस्तुतः मनुष्य और पशु में अंतर किसका है? ज्ञान का है, चरित्र का अंतर है। पशु में कुछ भी नहीं दिखता है, भाई बहन क्या है क्या नहीं, लेकिन मनुष्य ही है जो अपने चरित्र के बल पर, जैसे हमने अभी महात्मा गांधी, आप महात्मा गांधी को उदाहरण लीजिए, शिवाजी का उदाहरण लीजिए। क्या थे महात्मा गांधी? एक छोटे से जब उनका विकास हुआ तो कितनी उनमें कमियां थी, और झूठी बीड़ी पड़ी हुई रास्ते में उसको पी लेना, मांस खा लेना, फिर पिता से झूठ बोल देना, पिता मरणासन अवस्था में है और अपना काम वासना में लिप्त होकर के पत्नी के पास में रहना, इतनी सारी बुराइयों का पुंज एक दिन महात्मा बन जाता है। किसके द्वारा? चरित्र के द्वारा। मोहनदास कन्वर्टेड टू महात्मा गांधी। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। तो यह जो चरित्र है, यह चरित्र हमें स्थूल जगत से बहुत ऊपर उठा देता है। भले ही वो चले गए हों, लेकिन आज पूरा विश्व उनके चरित्र के कारण ही, जो उनका जन्म दिवस है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर हमें यह भी निबंध आया था, अब भविष्य में हम लोग चर्चा करेंगे गांधीवाद की प्रासंगिकता पर, तो मार्टिन लूथर ने उनके बारे में कहा था कि हमें यह प्रश्न नहीं करना है कि हमें महात्मा गांधी के साथ रहना है या नहीं रहना है, बल्कि हमें प्रश्न यह करना है कि हमें महात्मा गांधी के साथ रहना है या अपना विनाश कर देना है। तो महात्मा गांधी ने जो मूल्य दिया, आज हम बुद्ध पूर्णिमा की चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? उन्होंने जो स्थूल जगत था, राजसी ठाट बार, राजा का वैभव, राजा का महल, राजा की सेना, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। और बुद्ध नाम, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्ध मतलब ज्ञान, जो मानस का जगत है, जो अध्यात्म का जगत है, वहां पर पहुंचे और वह जो है बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए। तो यह जो भगवान बुद्ध के रूप में अवतरण है, यह अवतरण वस्तुतः यही बताता है कि हम चरित्र के द्वारा ही अपने इस अवतरण को सुंदर बना सकते हैं, आभापूर्ण बना सकते हैं, महामानव बन सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे संस्कृत के बहुत चरित्र के संदर्भ में इस पंक्ति को उद्धृत कर सकते हैं कि कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति आयाति च। वृत्त अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम याति आयाति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन चला गया तो कुछ भी नहीं हुआ।
वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इंग्लिश में भी इसी तरह से कहा गया है कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ करेक्टर इज गॉन ऑल थिंग इज गॉन। तो यह जो चरित्र है, यह चरित्र ही मनुष्य को न केवल पशु से ऊपर उठाता है बल्कि उसको दैवत्व के रूप में स्थापित करता है। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, भगवान राम के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। जो नर की बात छोड़ दीजिए, जो वानर है हनुमान, वह भी भगवान बन जाते हैं। क्यों? चरित्र के कारण, अपने चरित्र बल के कारण, अपनी इस स्थूल जगत से ऊपर उठने के कारण। तो यह किसके द्वारा होता है? चरित्र के द्वारा होता है। इसी को यहाँ पर व्याख्या करनी है आपको। फिर उसके पश्चात है अगली पंक्ति, कला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाते हुए दीपक की तरह अपने चारों ओर प्रकाश की किरणें भेजता रहता है। कला का प्रत्येक उदाहरण, चाहे जो भी उदाहरण है, आप कला के, अब यहाँ पर आपको कला के उदाहरण लिख देने हैं। क्या क्या कला के उदाहरण हो सकते हैं? अब जो भी कलाएं पढ़े हैं, चित्रकला है, संगीत कला है, नाद कला है, गायन कला है, वाक कला है, जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, मूर्ति कला है, जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, कला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाते दीपक की तरह, जिस प्रकार से दीपक एक जगह रहते हुए संपूर्ण प्रकाश को बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार से कला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाते दीपक की तरह अपना सौंदर्य बिखेरता। आप सोचिए कहीं पर संगीत हो रहा है, आप वहां पर हैं, जो संगीत साधना है, संगीत साधना किसके? 2-4 लोगों की है, लेकिन उसको पूरा विश्व या पूरा वो जो वहां पर समुदाय बैठा रहता है वो सुनता रहता है। कोई अच्छा रामानंद सागर ने रामायण बनाया, रामायण रामायण को सीरियल के रूप में टेलीकास्ट किया, क्या हुआ? पूरा भारत डूब गया। अभी कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, उसमें रामायण और महाभारत का सीरियल प्रचित हो गया। उस विषाद की अवस्था में, उस संत्रास की अवस्था में भी सब लोग उसको देखते रहे, उसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे। लता मंगेशकर गाती है, एक लता मंगेशकर किस रूप में स्थापित हो गई हैं? स्वर कोकिला के रूप में स्थापित हो गई हैं, और पूरे विश्व को अपनी आवाज के द्वारा, अपनी गायन कला के द्वारा सम्मोहित करती रहती हैं, आनंदित करती रहती हैं और उनको उभारती रहती हैं तमाम प्रकार की वेदनाओं से, तमाम प्रकार के जितने भी अंधकार हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक संत्रास हैं, संत्रास रूपी अंधकार है, उन सब से उभारती रहती हैं। इस आप देखिए कि टैगोर हैं, टैगोर 70 साल की अवस्था में उन्हें लगा कि नहीं, हमें चित्र बनाना चाहिए। और 70 साल के एक बार प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था कि टैगोर ने कब चित्रकला सीखना शुरू की, कब चित्र बनाना शुरू किया? 70 साल की अवस्था में वो वहाँ पर जो है चित्र बनाना शुरू किया, चित्रकारी शुरू की। तो इस प्रकार से यह कला का महत्व है। एक हास्य प्रयास में, आप हास्य प्रयास की घटना महात्मा बुद्ध, ये टैगोर और महात्मा गांधी के संदर्भ में कही जाती है कि एक बार दोनों लोगों को कहीं जाना था, महात्मा गांधी को और गुरुदेव टैगोर को साथ में निकलना था। तो जो टैगोर जी थे वह थोड़ा समय लगा रहे थे, सज रहे थे, समर रहे थे, अपनी लंबी लंबी दाढ़ियों में कंघी कर रहे थे, बाल में कंघी कर रहे थे। महात्मा गांधी कह रहे थे, क्या बाबा इसमें बुढ़ापे में भी सज रहे हो? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी, बुढ़ापे में ही सजने की आवश्यकता है, जमाने में तो हम ऐसे ही सुंदर दिखते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सौंदर्य भाव है यह कला के द्वारा आता है। और इस संदर्भ में जैसे आपको अगर कोई पंक्ति लिखनी हो तो यह जैसे लिखा है कि जगमगाते दीपक की तरह अपने चारों ओर प्रकाश की किरणें भेजता रहता है। जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी पंक्ति है कि औरों को कला क्या करती है? कला खुद सुंदर होती है और दूसरों को भी सुंदर दिखाती है, दूसरों के अंदर भी सुंदरता का भाव जगाती है। इसी को जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, मतलब जो आपका सुख है विस्तृत कर लो। जैसे इसमें लिखा है कि चारों ओर प्रकाश की किरणें, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ, पूरे संसार को सुखी बनाओ। तो इस रूप में जो कला होती है यह डबल ब्लेजिंग होती है, ब्लेसेस बोथ गिवर एंड रिसीवर। जो कला कर रहा होता है, जो कलाकार है, उसको भी महत्व, वह भी आनंदित होता है और जो उसका आनंद लेता है वह भी आनंदित होता है। और इसीलिए देखिए कि कला की इतनी महत्ता है कि हमारे भारतीय संविधान में भी जो
राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और वहाँ पर 12 लोगों में जिनको नामित किया जाता है उसमें साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान के विशेषज्ञ भी वहाँ पर बैठते हैं, ताकि जो हमारा सदन है वह भी कलाकारों से सुशोभित रहे, उनके सौंदर्य से हमारा जो सदन है वह विभूषित रहे, सुशोभित रहे। मित्रों, आशा है कि आज का जो यह व्याख्या खंड का जो व्याख्यान है आपको समझ में आया होगा, आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इससे संबंधित विस्तार में जो साहित्य और संगीत है, साहित्य और नैतिक मूल्य है, साहित्य और समाज है, या अभी महात्मा गांधी की प्रासंगिकता के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी। तो आप जो हमारा YouTube चैनल है आप सबके लिए है, निःशुल्क है, आप वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और कला का आनंद उठा सकते हैं, न केवल परीक्षा के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। धन्यवाद।